नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी पीएम मोदी को लोकतंत्र को लेकर मिली नसीहत की, राकेश टिकैत की अमेरिका की जनता से अपील की, योगी के सामने हुई सपा की तारीफ की, जानेंगे यूपी में जीत के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, क्या नीतीश छोड़ेंगे एनडीए का साथ, बात करेंगे नितिन गडकरी की अमरिंदर सिंह को नसीहत की और बुलेटिन के आखिर में बात जातिगत जनगणना से डरी मोदी सरकार की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जल्दी होगा पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट का विस्तार, कांग्रेस आलाकमान ने दी मंजूरी, नए मंत्रियों के नाम हुए तय। इस साल भी नहीं होगा नोबेल पुरस्कार समारोह, लगातार दूसरी साल रद्द किया गया समारोह, विजेताओं को उनके ही देश में दिया जाएगा पुरस्कार। 2023 में होने वाले त्रिपुरा चुनावों को लेकर टीएमसी ने कसी कमर, 26 सितंबर से त्रिपुरा में प्रचार अभियान की शुरुआत करेगी टीएमसी। अगरतला में होगी पार्टी की रैली, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी होंगे रैली में शामिल। शेयर बाजार में आई तेजी, 163 अंकों की तेजी के साथ 60,048 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 30 अंकों की तेजी, 17,853 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज रात को मिल रहे हैं। बाइडेन से मुलाकात से पहले वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले और उनकी ये मुलाकात चर्चाओं में आ गई है क्योंकि कमला हैरिस ने भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। तो क्या कहा अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, जिससे लोग पूछ रहे हैं मोदी सरकार से सवाल। देखिए इस रिपोर्ट में। भारत में विपक्षी पार्टियां लगातार ये आरोप लगाती रही हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से देश का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। संवैधानिक संस्थानों को भी कमजोर करने की कोशिश मोदी सरकार द्वारा की गई है। सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ताकत के बल पर दबा रही है। मार्च में ही स्वीडन स्थित वीडेम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था अब एकाधिकारवाद में तब्दील हो गई है। अमेरिकी संस्था फ्रीडम हाउस ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत के लोकतंत्र की रैंकिंग घटा दी है। भारतीय लोकतंत्र को आंशिक रूप से स्वतंत्र लोकतंत्र की श्रेणी में रख दिया था, यानी चुनाव तो होते हैं लेकिन चुने प्रतिनिधि का व्यवहार शासक की तरह हो गया है। इशारा सीधे सीधे मोदी सरकार की ओर था और अब लोकतंत्र को लेकर पीएम मोदी को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका से भी नसीहतें मिली हैं। दरअसल पीएम मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिले। पूरे देश की नजरें इस मुलाकात पर लगी थी क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। कमला हैरिस ने कहा कि जैसे जैसे दुनिया भर में लोकतंत्र मुश्किल में आ रहे हैं, यह जरूरी है कि हम अपने देश और दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों की रक्षा कर सकें और हम लोकतंत्र को मजबूत करने में जो काम कर रहे हैं उसे बरकरार रख सकें। यह हमारे देशों के लिए अनिवार्य है कि अपने नागरिकों के हितों के लिए लोकतंत्र की रक्षा करें। अब कमला हैरिस के बयान के बाद कहा जा रहा है कि अमेरिका लोकतंत्र के बारे में भारत को पाठ पढ़ाने या नसीहत देने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिका भी मानता है कि भारत में कहीं न कहीं एकाधिकारवादी शासन चलाया जा रहा है। कमला हैरिस ने पीएम मोदी से हुई इस मुलाकात को लेकर बाद में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कोई पोस्ट भी नहीं किया, जिससे साफ है कि उनकी नजर में ये मुलाकात बहुत अच्छी नहीं थी। कमला हैरिस की नसीहत ने एक बार फिर पीएम मोदी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष के आरोपों को सही साबित कर दिया है। यानी साफ है कि देश की सरकार सिर्फ अपनी मर्जी थोप रही है और ये आरोप देश के किसानों का भी है क्योंकि वो कृषि कानून से खुश नहीं है और उन्हें रद्द करने की अपील सरकार से कर रहे हैं। लेकिन सरकार किसानों पर अपनी मनमर्जी थोप रही है। अब इसी मुद्दे को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने 7 समंदर पार बैठे लोगों से भारत के किसानों को समर्थन देने की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं, लेकिन भारत में चल रहे किसान आंदोलन ने उनकी चिंता अमेरिका में भी बढ़ा रखी है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से मांग की है कि हम अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीयों से अपील करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के लिए वहां होंगे। अमेरिका में सभी भारतीयों को अपने वाहनों पर किसानों का झंडा और नो फार्मर नो फूड का बैनर लगाना चाहिए तथा किसानों के समर्थन में अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। टिकैत ने अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से सहयोग मांगने के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मांग की है कि वो पीएम मोदी को समझाएं कि भारत सरकार किसानों की मांग स्वीकार कर ले। टिकैत ने बाइडेन को टैग करते हुए ट्वीट किया कि हम भारतीय किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीने के अंदर विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की जान भी जा चुकी है, लेकिन केंद्र अभी भी कानून पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं है। हमें बचाने के लिए इन कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी चिंता पर ध्यान दें।
राकेश टिकैत ने राष्ट्रपति से भी अपील की है कि वो पीएम मोदी को समझाएं, लेकिन सरकार तो मर्जी की मालिक है और सरकार के इसी रवैये से कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि वो लोग भी नहीं जिन्हें लेकर बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है। खुद को हिंदू हितैषी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली बीजेपी अब संतों ने ही आरोप लगाना शुरू कर दिया है। तो एक कार्यक्रम के दौरान क्या बोले शंकराचार्य, देखिए रिपोर्ट। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम रखा गया था महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित थे और साथ ही शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। शंकराचार्य कार्यक्रम में पहुंचे भी, लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया सभागार में सन्नाटा सा छा गया। सीएम योगी भी शंकराचार्य को ही देखते रह गए। दरअसल शंकराचार्य वासुदेवानंद बीजेपी को छोड़ मुलायम सिंह यादव और मायावती सरकार के दौरान हुए काम की तारीफ कर रहे थे। खास तौर पर मुलायम सिंह को लेकर तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि हिंदू हित में जो काम मुलायम सिंह ने किए वो बाद की सरकारें नहीं कर पाई। शंकराचार्य ने कहा, आज हमारे उत्तर प्रदेश में संस्कृत की क्या दशा है, मैं ना कहूँ तो ही अच्छा है। हमारे यहाँ संस्कृत विद्यालय नहीं है। संस्कृत को लेकर मैं पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने संस्कृत के विद्वानों को माध्यमिक स्तर तक लाकर उनको व्यवस्थित करने के साथ वेतन दिया और आज इन विद्वानों को वेतन का जो स्केल मिल रहा है वो मुलायम सिंह का शुरू किया हुआ ही है। शंकराचार्य मुलायम सिंह तक ही नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद बनी मायावती की सरकार की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, नई नियुक्तियां करने के पहले मायावती ने विश्वविद्यालय से पूछा था कि नियुक्तियां क्यों रुकी हुई हैं। विश्वविद्यालय के पास कोई प्रमाण नहीं था। बाद में मायावती ने कहा कि प्राचीन पद्धति से नियुक्तियां की जाएं। उसका लाभ लेते हुए उन्होंने विश्वविद्यालय से राय लेते हुए नियुक्तियां कर दी। शंकराचार्य ने मुलायम सिंह और मायावती के कार्यकाल में हुए काम की तो तारीफ की, लेकिन योगी सरकार को लेकर चिंता जताई। इसे लेकर बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सफाई देनी पड़ी। योगी ने कहा कि संस्कृत के योग्य शिक्षकों को तैयार करने के लिए धार्मिक संस्थान आगे आए, सरकार उनका पूरा सहयोग करे। लेकिन सवाल ये है कि सरकार सहयोग कब करेगी, क्योंकि चुनाव तो 3 महीने बाद ही है। शंकराचार्य ने साफ कर दिया कि ना तो एसपी और ना ही बीएसपी हिंदू संस्कृति के खिलाफ हैं। सभी ने हिंदू संस्कृति के समर्थन में काम किया, लेकिन शायद बीजेपी इसमें चूक गई और अब बीजेपी इस कमी को दूर करने के लिए विधानसभा चुनावों में सामाजिक समीकरण दुरुस्त कर रही है। पार्टी की ओर से आज निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। यूपी चुनावों में चंद महीने ही बाकी रह गए हैं, जिसके चलते सभी पार्टियों ने अपने एजेंडे पर काम तेज कर दिया है। बीते 3 दिनों से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी में हैं और अपने सहयोगी दलों को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं और आखिरकार अब बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच भी बात बन गई है और सीटों को लेकर बातचीत हो गई है। बीजेपी और निषाद पार्टी ने आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया है। इस दौरान ये भी बताया गया कि अपना दल भी बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं पिछले 3 दिन से यूपी में हूं। निषाद पार्टी के साथ हमारा गठबंधन और मजबूत होगा। 2022 का विधानसभा चुनाव हम आपस में मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। ये गठबंधन बीजेपी, निषाद पार्टी और अपना दल का है। प्रधान ने कहा कि 2022 चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। इस दौरान बीजेपी ने यूपी चुनाव योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ने का फैसला लिया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद भी मौजूद रहे। इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा नहीं की गई है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ ही चुनावी मैदान में उतरेगी। इससे पहले संजय निषाद ने कहा था कि निषाद पार्टी बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी, पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी। इस ऐलान के बाद से इन अटकलों पर विराम लग गया है। यूपी में निषाद पार्टी की एनडीए में एंट्री हो गई, लेकिन बिहार में एक पार्टी अब एनडीए से दूर जाने की तैयारी में है और इससे बिहार में बीजेपी के हाथ से सत्ता भी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के तेवर बता रहे हैं कि वो अब बीजेपी के साथ ज्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। तो क्या कहा है नीतीश ने जिससे बीजेपी की बढ़ रही है परेशानी, देखिए। नीतीश कुमार ने 2015 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा, लेकिन 2 साल बाद ही 2017 में वो महागठबंधन से अलग हो गए और एनडीए में शामिल होकर सरकार बना ली। महागठबंधन छोड़ने से पहले बीजेपी की ओर से उस समय के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। हर दूसरे दिन विपक्ष के नेता सुशील मोदी प्रेस के सामने आते और लालू परिवार पर नए आरोप लगाते। नीतीश कुमार चाहते थे कि तेजस्वी यादव सबूतों के साथ बीजेपी
बीजेपी के आरोपों पर सफाई दें। तेजस्वी ने हर बार कहा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। लेकिन नीतीश को तेजस्वी की ये सफाई पसंद नहीं आई और उन्होंने 2017 में महागठबंधन से खुद को अलग कर लिया और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2019 का चुनाव भी उन्होंने एनडीए के साथ लड़ा, लेकिन अभी 1 साल भी पूरा नहीं हो पाया है और 2017 जैसी स्थितियां बिहार में फिर बनने लगी हैं। इस बार फिर डिप्टी सीएम ही आरोपों के घेरे में है। बीजेपी कोटे से डिप्टी सीएम बनाए गए तारकिशोर पर परिवार के लोगों की मदद करने का आरोप है। तेजस्वी यादव का दावा है कि डिप्टी सीएम के करीबियों को 50 करोड़ से ज्यादा के ठेके दिए गए थे, जबकि वो इसके योग्य भी नहीं थे। कानून के मुताबिक ठेका विशेषज्ञ कंपनियों या ठेकेदारों को दिया जाना चाहिए। इस मामले में नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों ने अपने ही रिश्तेदारों को ठेका दिया है। तारकिशोर प्रसाद ने बहू बेटी और उसके पति को ठेका दिया है। तेजस्वी के आरोपों पर तारकिशोर की सफाई भी आई है। उनका कहना है कि अगर कोई व्यापार करना चाहता है तो इसलिए उसे नहीं रोका जा सकता कि वो मंत्री का रिश्तेदार है। लेकिन तारकिशोर की सफाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही है। वो डिप्टी सीएम तारकिशोर से नाराज हैं। नीतीश ने संकेत दिए हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इस मामले में संज्ञान लेना है, क्योंकि उनके डिप्टी सीएम के चलते पूरी सरकार को ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। तारकिशोर को सार्वजनिक मंच से पूरे मामले में अपना पक्ष रखना चाहिए। नीतीश ने ये भी संकेत दिए हैं कि यदि इस मामले में विपक्ष का रुख सख्त होता है और बीजेपी की ओर से इस पर स्पष्टीकरण नहीं आता है तो जेडीयू के लिए मुश्किल हो सकती है। संकेत साफ है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग भी रास्ता देख रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या 2013 की तरह 2021 में भी आरजेडी नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार होगी? बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, तो पंजाब में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में रहें या कोई दूसरा रास्ता देखें, इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन दल बदलने वाले नेताओं को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज नसीहत दी है। यहां तक गडकरी ने अपनी पार्टी की नीति पर भी सवाल उठा दिया है। तो क्या कहा है गडकरी ने, देखिए ये रिपोर्ट। देश में अब चुनावी माहौल बना हुआ है, क्योंकि 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चुनावों से पहले दल बदल का खेल शुरू होना लाजमी है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि किसी भी पार्टी से नाराज नेता अपनी पार्टी का साथ छोड़ दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इस लालच में कि उन्हें दूसरी पार्टी में पद मिलेगा। तो वही कुछ लोग सिर्फ चुनाव से पहले पार्टी की मजबूती को देखकर ऐसा करते हैं। उनका लालच होता है सत्ता में बने रहना। पश्चिम बंगाल को ही देख लीजिए। पहले राज्य के नेताओं की पसंद बीजेपी थी, अधिकतर दल के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे थे। टीएमसी को तो चुनावों से पहले सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन चुनावों में बीजेपी हार गई और टीएमसी को जीत मिली, तो अब टीएमसी नेताओं की पसंद बन गई। अब बंगाल के बाद ऐसा ही कुछ हालात पंजाब में भी बनते दिख रहे हैं। दरअसल पंजाब में हुए नेतृत्व परिवर्तन के बाद नाराज कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी बदलने के मूड में दिख रहे हैं और बीजेपी अमरिंदर पर डोरे डाल रही है। यानी बीजेपी पूरी कोशिश में है कि अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन बीजेपी को अब अपनी ये कोशिश नाकाम होती नजर आ रही है। उनके अपने ही मंत्री उनकी कोशिशों पर पानी फेरते नजर आ रहे हैं। यहाँ बात हो रही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की। दरअसल नितिन गडकरी ने इशारों में कैप्टन को नसीहत देते हुए कहा कि जो राजनेता मुख्यमंत्री अथवा मंत्री पद हासिल करने की लालसा में पार्टियां बदलते हैं, जनता उन्हें लंबे समय तक याद नहीं रखती। कैप्टन से हाल ही में मुख्यमंत्री पद लिया गया है और 4 महीने बाद ही पंजाब में चुनाव है। कैप्टन सीएम पद के लिए नई राह देख रहे हैं और गडकरी का बयान एक तरह से उन्हें नसीहत दे रहा है कि जिस पार्टी में हैं उसके प्रति वफादार रहें। गडकरी ने अपनी ही पार्टी के कैप्टन पर डोरे डालने की कोशिश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात जातिगत जनगणना की। देश में जातिगत जनगणना को लेकर लंबे समय से बहस छिड़ी है। विपक्ष समेत बीजेपी के सहयोगी एक सुर में केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर लगातार सियासत गर्मा रही है। वहीं इस मसले पर अब केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। उसने हलफनामे में ऐसी बात कह दी है जिससे विपक्ष मुद्दा बना सकता है। जातिगत जनगणना का मुद्दा इन दिनों सियासत का केंद्र बना हुआ है, जिसे लेकर कई राज्यों में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक एक साथ नजर आए हैं। खासकर बिहार में एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश और तेजस्वी यादव तो मुलाकात भी कर चुके हैं। ये मामला दिल्ली दरबार भी पहुंचा, लेकिन केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ नहीं किया। वहीं अब केंद्र सरकार ने कहा कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। ऐसे में 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के जरिए सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार से 2011 की जनगणना के अनुसार ओबीसी समुदाय का डाटा मांगा गया था। इसी याचिका को लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि साल 2011 की जनगणना के मद्देनजर सरकार के पास हर जाति की गिनती का कोई ठोस डेटा नहीं है। सरकार ने माना है कि साल 2011 में किया गया सोशल, इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस गलतियों से भरा हुआ है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि पिछली जनगणना का डेटा किसी आधिकारिक इस्तेमाल के लिए नहीं है, न ही इसे सार्वजनिक किया गया है। ऐसे में जाति से जुड़े मसलों पर राज्य सरकारें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। अपने जवाब में केंद्र ने 2021 की जनगणना में जाति का सेक्शन जोड़ने का विरोध किया है। सरकार ने कहा है कि ऐसा करना बेहद ही कठिन होगा, इससे डेटा में गड़बड़ी हो सकती है। सरकार के इस रुख से उन तमाम राजनीतिक दलों, संगठनों को धक्का लगा है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक दलों ने इस तरह की मांग की है। हालांकि केंद्र की ओर से लगातार इसको टाला ही गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने साफ किया है कि इस बार भी जातिगत जनगणना नहीं होगी। इस हलफनामे के बाद अब देखना होगा कि विपक्ष का क्या रुख रहेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।